आ जाओ बच्चों फटाफट, आज अपन स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जो कि सी एन रेशो से रिलेटेड है। सी एन रेशो अपन ने पहली क्लास में पढ़ लिया। आज जो टॉपिक है वो है मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन। क्या होता है मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन? यदि आपने इससे पहले जो सी एन रेशो का वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखना, क्योंकि ये उसी से कनेक्टेड है सारा का सारा। अपन बात करते हैं पहले मिनरलाइजेशन। इन दोनों को समझते हैं कि होता क्या है मिनरलाइजेशन। इसके नाम में ही दे रखा है मिनरल्स का फॉर्मेशन होना, यानी कि मिनरल कोई चीज़ मिनरलिक फॉर्म में चेंज होगी। और मिनरलिक फॉर्म में कब चेंज होगी? जब वो मिनरलिक फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे बात की जा रही है ऑर्गेनिक मैटर की। ऑर्गेनिक जब मैटर होता है तो वो एक यानी कि ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, जो कि नॉन मिनरलिक फॉर्म होती है। और उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो कंपाउंड फॉर्म में होते हैं जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है। अब उसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो किस में चेंज होगा? मिनरलिक फॉर्म यानी कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन। यहाँ कहने का मीन ये है कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है अपने पास में, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो कन्वर्ट होगा किस में? इनऑर्गेनिक मैटर में, इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा ऑर्गेनिक मैटर किस में चेंज हो रहा है? इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बात करता हूँ नाइट्रोजन की। अपन जो ये पढ़ेंगे ये नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन को लेके। ये फास्फोरस के केस में भी होगा, सल्फर के केस में भी होगा, यानी कि हर एक जो अपने न्यूट्रिएंट होते हैं उन सब के केस में अपन बात करते हैं। बट स्पेशली अपन को नाइट्रोजन के केस में पूछा जाता है तो अपने यहाँ से केवल नाइट्रोजन की बात करेंगे। ऑर्गेनिक फॉर्म क्या होती है? जो नाइट्रोजन होता है मेनली जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में वो होती है NH4 प्लांट के पास में, ये होता है NO3-। ये दो फॉर्म आपने सुनी होगी। इन फॉर्म में ये प्लांट को अवेलेबल होता है। बट अपन बात करें कि सर इसके ऑर्गेनिक फॉर्म क्या है, तो जो नाइट्रोजन होता है वो बनाता है एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड आगे जाके बनाती है प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो एक ऑर्गेनिक फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो इसकी ऑर्गेनिक फॉर्म होगी वो क्या होगी? प्रोटीन। तो प्लांट के पास में जब प्रोटीनिक फॉर्म में होगी तो ये प्रोटोप्लाज्म बनाएगा जो कि इसके ऑर्गेनिक फॉर्म में, और ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अपने NH4+ और NO3- की फॉर्म में यदि कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। और अपन को सबको पता है कि मिनरलाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी प्लांट है वो न्यूट्रिएंट को एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही अपटेक करते हैं। ऑर्गेनिक फॉर्म इसके किसी भी काम की नहीं होती, तो अपन को मिनरलाइजेशन करवाना जरूरी है, क्योंकि मिनरलाइजेशन होगा तभी प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो पाएंगे। अब बात करें कि ये इमोबिलाइजेशन क्या होता है। इमोबिलाइजेशन तो इमोबिलाइजेशन बिल्कुल अपोजिट होता है मिनरलाइजेशन के। मिनरलाइजेशन में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज हो रहा था, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉर्म जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज होगी। इसी को क्या बोलते हैं? इमोबिलाइजेशन। तो मैं लिख सकता हूँ कि इनऑर्गेनिक जो मैटर है, इनऑर्गेनिक जो मैटर है वो कन्वर्ट होगा ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा? इमोबिलाइजेशन की प्रोसेस बोलूँगा। ठीक है। यहाँ पे सर आप समझोगे हो कैसे रहा है कि आपने पहले बोला कि प्लांट के पास जो भी ऑर्गेनिक मैटर था वो जैसे प्रोटीनिक फॉर्म में है तो वो प्लांट को अवेलेबल हो गया NH4 की कंडीशन में। तो ये तो अपन को समझ में आ रहा है कि अपने लिए प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। बट ये बेनिफिशियल है या हार्मफुल है तो ये अपन को कैसे पता चलेगा, और ये क्यों करवा रहे हैं अपन, या ये से प्रोसेस क्यों हो रही है? तो इसको समझने के लिए अपन समझ सकते हैं कि प्लांट ने नाइट्रोजन को अपटेक किया NH4 की कंडीशन में। NH4 की कंडीशन में ये मैं बात करूँ NO3- की फॉर्म में इसने अपटेक किया, तो ये अपने लिए बेनिफिशियल था कि यार इस फॉर्म में अपन को चाहिए तो इसने ले लिया। बट अपन को पता है अब लास्ट में जो प्रोसेस होती है कि प्लांट ने नाइट्रोजन को तो ले लिया बट प्लांट उसका कुछ ना कुछ यूज करेगा, यूज करके कुछ ना कुछ बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा या कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, प्रोटोप्लाज्म बनाएगा, सेल का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए तो प्लांट ले रहा है उसको। तो क्या करेगा? इस नाइट्रोजन से प्लांट बनाएगा प्रोटीन, और ये प्रोटीन ही उसके सेल का फॉर्मेशन करेगा, उसके प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करेगा। तो जब नाइट्रोजन प्लांट के अंदर चली जाएगी उसमें वो जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलेगी, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदलेगी, जैसे प्रोटीनिक फॉर्म में बदलेगी। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। तो मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन की डेफिनेशन तक तो आपको समझ में आ गया, बट ये दोनों प्रोसेस जो है वो डिपेंड करती है CN रेशो के ऊपर। तो मैं बात करूँ कि ये दोनों जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करती है? CN रेशो के अंदर। ठीक है।
तो ये सी एन रेशो पे कैसे डिपेंड करती है, यदि अपन इसका रिलेशन सी एन रेशो के साथ में समझे तो अब मैं बात करूँ कि जब मैंने पहले ही बताया था पिछले वाली वीडियो में कि जो सी एन रेशो है उसका जो रिलेशनशिप है वो कुछ जो डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन के साथ में रिवर्स रिलेशनशिप होता है। बोले कि यदि सी एन रेशो ज़्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन कम होगा। यहाँ पे जो हो रहा था कि ऑर्गेनिक फॉर्म इनऑर्गेनिक बदल रही है, ये डिकम्पोजिशन ही तो था। तो यदि सी एन रेशो ज़्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन कम होगा, यानी कि सी एन रेशो बढ़ेगा तो क्या होगा, अपने इमोबिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी एन रेशो यदि हाई होगा तो वहाँ पे इमोबिलाइजेशन होगा, इमोबिलाइजेशन। और यदि सी एन रेशो कम होता है वहाँ पे मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो आपको सी एन रेशो के साथ में इसमें इसका रिलेशनशिप समझ में आया होगा कि जब सी एन रेशो बढ़ता है तो उस कंडीशन में तो इमोबिलाइजेशन की प्रोसेस चलेगी, अब जब सी एन रेशो कम होगा तो उस टाइम पे मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होगी। बट अपन सर आप इसको प्रूव करके बता सकते हो क्या कि ये कैसे हो रहा है, तो इसको अपन देखते हैं। अभी मैं बताता हूँ, जो भी प्रोसेस हो रही होती है, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, ऑर्गेनिक फॉर्म इनऑर्गेनिक में बदल रही है, तो यहाँ पे अपनों को ये तो पता है कि कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सारा काम कर रहा है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रही है। बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सी एन रेशो के ऊपर कैसे डिपेंड काम कर रहा है, तो इसको अपन समझते हैं रिलेशनशिप इसका सी एन रेशो के साथ में। तो मैं लिख दूँ रिलेशनशिप विथ सी एन रेशो। अब देखना सी एन रेशो, सी एन रेशो यदि मिनरलाइजेशन की बात करें, मिनरलाइजेशन, यदि जो अपना सी एन रेशो है किसी ऑर्गेनिक मैटर का वो यदि लेस देन 20:1 है, लेस देन 20:1 है, तो उस कंडीशन में क्या होने की संभावना होता है, यानी कि उस कंडीशन में क्या होता है, मिनरलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और यदि मैं बात करूं इमोबिलाइजेशन के लिए, इमोबिलाइजेशन यदि सी एन रेशो मोर देन 30:1 है तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या होगा, इमोबिलाइजेशन। ठीक है। और यदि आपको कोई पूछ ले कि सी एन रेशो 20:30:1 है, ये दोनों रेंज आपको दे दी, तो आपको पूछा जाएगा इस कंडीशन में क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बोथ। इस कंडीशन में मिनरलाइजेशन भी होता है और इमोबिलाइजेशन भी होता है। तो आपको पूछा जाएगा ऐसी कांस्टेंट सी एन रेशो की कौन सी रेंज है जिस पे इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन दोनों होती है, तो क्या होती है 20:30:1 होता है। तो आपको ये तीनों चीज़ ध्यान रखनी है और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि सी एन रेशो के ऊपर ये मिनरलाइजेशन की प्रोसेस जो है या इमोबिलाइजेशन है वो कैसे डिपेंड करता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था बहुत सारे ऑर्गेनिक के जो सब्सटेंस होते हैं उनके सी एन रेशो बताया था, जिनमें से मैं आपको बात करूँ जो अपना ऑर्गेनिक अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो सी एन रेशो होता है वो होता है 9:1, इसको अपन 10:1 भी बोल देते हैं। यानी कि आप कोई सा भी मान लो, या तो 9:1 मान लो या 10:1 मान लो, ये दोनों ही इसके लिए होते हैं। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोनों ऑप्शन मिले तो आपको 9:1 करके आता है, और अपन इसको पढ़ने के हिसाब से अपने को आराम से समझ में आ सके इसलिए अपन 10:1 इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे कहने का मीन क्या है कि जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको एक अपने जब यदि उनको 10 मॉलिक्यूल कार्बन के मिलते हैं तो उनके ऊपर उनको एक मॉलिक्यूल किसका मिलता है, नाइट्रोजन का मिलता है। ठीक है। जब जाके यानी कि उसको एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ में क्या चाहिए, 10 कार्बन चाहिए। इसका मीन क्या है कि सी एन रेशो कम है, कि सी एन रेशो जब कम होता है तब ज़्यादा वर्क कर पाते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा वर्क करेंगे तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे, उनको वो डिकम्पोस्ट कर पाएंगे। तो जब सी एन रेशो कम होता है उस कंडीशन में क्या होता है, अपने जो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस है वो होती है। मैं आपको एग्जाम्पल से एक समझाता हूँ कि अपने पास में जैसे कि सी एन जो रेशो है, सी एन रेशो जो है वो 100:1 है, जो कि सीरियल्स को होता है, सीरियल ग्रुप को होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जो अपने नाइट्रोजन है उसके ऊपर कितने कार्बन है, 100 कार्बन है, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को केवल कितना चाहिए, 10
1 का रेशो चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि कार्बन ज़्यादा हो रहा है तो इस नाइट्रोजन अपन को ज़्यादा चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो जो सोइल के अंदर जो प्रेजेंट होती है, सोइल के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसका यूज करता है, और उसका यूज करके यहाँ पे क्या करेगा वो इसको डिकम्पोस्ट करेगा, यानी कि मिनरलाइजेशन करेगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो नाइट्रोजन सोइल के अंदर प्रेजेंट है अपने अमोनिक फॉर्म में या नाइट्रेट के फॉर्म में, उसका यूज करेगा अपने टिश्यूज़ को फॉर्मेशन करने में, अपने रिप्रोडक्शन करने में। तो वो जो नाइट्रोजन है अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जा रही है तो वो एक ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब जब कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं इमोबिलाइजेशन। तो यहाँ पे अपन को समझ में आ रहा है कि जब CN रेशियो ज़्यादा होता जा रहा है, ब्रॉड होता जा रहा है, तो इमोबिलाइजेशन हो रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था कि जब CN रेशियो ज़्यादा होता है तो इमोबिलाइजेशन होता है, जिसको मैंने प्रूव करके आपको बता दिया, क्योंकि मैंने बताया कि जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका 10:1 होता है, और यहाँ पे अपने पास यदि CN रेशियो ज़्यादा है तो अभी अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सोइल वाली जो नाइट्रोजन है उसका यूज करना पड़ेगा। जैसे सोइल वाली जो नाइट्रोजन है वो इनऑर्गेनिक में होती है और उसको वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इसको इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। तो CN रेशियो ज़्यादा हुआ तो इमोबिलाइजेशन होगा। अब धीरे धीरे क्या है, यदि CN रेशियो कम है तो वहाँ पे क्या होगा, जितना एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितना CN रेशियो चाहिए उतना उसको सफिशिएंट मिल पाएगा और उसका आराम से कन्वर्ट कर पाएगा। तो कम की कंडीशन में क्या होता है हमेशा, मिनरलाइजेशन। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं, जैसे सीरियल क्रॉप जो होती है उनका CN रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 100 यानी कि 80 to 100 के आसपास होता है। जैसे वीट का मैं बात करूँ तो 80 होता है, और ऐसे अपन जैसे राइस की बात करूँ या मैं सोरगम की बात करूँ तो उस कंडीशन में वो 100 के अबव होता है। 100 के इक्वल में जो वैल्यू आती है, जैसे 100 या 101, 102, 103, इसके इक्वल की जो वैल्यू है वो उसका CN रेशियो होता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है और आप उसको पढ़ते भी हो। एक आता है सोरगम सिकनेस, आपने नाम सुना होगा सोरगम सिकनेस का। ये सोरगम सिकनेस क्या है, वो अपने इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इस कंडीशन में क्या होता है, सोरगम सिकनेस का मीन है कि जब अपन ने जो फर्स्ट क्रॉप है, अब इसके बाद अपन सेकंड क्रॉप लेना चाहते हैं, और फर्स्ट क्रॉप में यदि सोरगम होती है तो उस सोरगम की क्रॉप के बाद में जो नेक्स्ट क्रॉप लेंगे उसके लिए अपन को बाहर से नाइट्रोजन डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, उसी कंडीशन को बोलते हैं क्या, सोरगम सिकनेस। तो उस क्यों का आंसर होता है कि सोरगम एक सीरियल क्रॉप है। सीरियल क्रॉप का जो CN रेशियो है वो ब्रॉड होता है, ऑलमोस्ट मैं बात करूँ कि 100 जो रेशियो 1 है वो सोरगम का CN रेशियो होता है। अब सोरगम का CN रेशियो 101 है, तो इस कंडीशन में इसका डिकम्पोजिशन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, सोइल के अंदर जो अवेलेबल फॉर्म होती है नाइट्रोजन की उसको यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा, सोइल में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, और इसलिए अपन क्या करते हैं, एक नेक्स्ट क्रॉप के लिए अपन एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डालते हैं। तो जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हुई सोरगम की वजह से, उसी कंडीशन को बोलते हैं सोरगम सिकनेस, जो कि अपने इसी से रिलेटेड था। तो आज के वीडियो में अपने जो बात की है वो मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, इसके कॉन्सेप्ट को अपने समझा है। नेक्स्ट अपन वीडियो जल्दी कोई अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। यदि आपकी कोई डिमांड है तो आप कमेंट में वो बता सकते हो। थैंक यू।